गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th फिजिक्स के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं निरक्षीय स्थिति का, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने अक्षीय स्थिति देखा, तो आज हम चर्चा करेंगे निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, निरक्षीय मतलब जो अक्ष पर स्थित ना हो, मतलब जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो चुंबक के अक्ष पर स्थित न होकर किसी अन्य बिंदु पर स्थित हो तो उसे निरक्षीय स्थिति कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जब हम लेने का कंडीशन अप्लाई करेंगे, जैसे ये एक चुंबक है N और S, तो इसका जो अक्ष हो जाएगा वो उसके चुंबकीय अक्ष जो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा है उससे होकर गुजरेगा, तो उसके निरक्ष उसके अलावा किसी अन्य बिंदु पर स्थित हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं कि बिंदु P जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो उसके लंबवत स्थित है। लंबवत स्थित है मतलब एक समकोण बनाते हुए स्थित है, तो इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एनालिसिस करना है। तो इसे हम जो अक्ष पर स्थित नहीं है उसे निरक्षीय स्थिति कहा जाता है। उसके आधार पर अगर देखें तो n के कारण हमको बिंदु P पर अलग तीव्रता निकालनी पड़ेगी और s के कारण बिंदु P पर अलग तीव्रता। तो माना इसकी जो प्रभावकारी लंबाई है वो 12 है और इसका जो ध्रुव प्राबल्य है वो स्मॉल m है। तो चलिए देखते हैं बिंदु n के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं बिंदु n के कारण बिंदु P पर तीव्रता, जिसको नाम दे रहे हैं हम B1। बिंदु n के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो B1 जो होगा बिंदु n के कारण बिंदु P पर, उसकी तीव्रता का सूत्र हो जाता है μ0/4 पाई m अपन जो डिस्टेंस है वो np का स्क्वायर, तो np स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का μ0/4 पाई m/r का स्क्वायर होता है। तो μ0/4 पाई m सेम एज इट इज है, किंतु जो डिस्टेंस है यहाँ पर np है इसलिए हम r की जगह क्या लिखे हैं np का स्क्वायर। जबकि बिंदु S के कारण अगर हम तीव्रता का एनालिसिस करते हैं, मान लो तीव्रता B2 इस दिशा में कार्य करती है, तो बिंदु S के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु S के कारण बिंदु P पर तीव्रता का सूत्र भी एज इट इज होगा μ0/4 पाई m/sp का स्क्वायर। अब इन दोनों कंडीशन में देखें तो ये जो डायग्राम है हमारा उसमें ये कोण और ये कोण बराबर होने की स्थिति में इसके आमने सामने की भुजाएं निश्चित तौर पर बराबर होंगी। उस आधार पर ये बोला जा सकता है कि NP और SP ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि NP इज इक्वल टू SP। n के कारण बिंदु P पर जो दूरी है S के कारण बिंदु P पर की दूरी के इक्वल है। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर देखेंगे B1 और B2 में NP और SP का ही अंतर है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो उस आधार पर अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसके आधार पर लिखा जा सकता है B1 इज इक्वल टू B2। अगर अब यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं, मान लो कोण थीटा, यहाँ पर भी कोण थीटा है, तो B1 जो है इस दिशा में गति कर रहा है और B2 नीचे की दिशा में गति कर रहा है, तो निश्चित तौर पर इसका जो परिणामी तीव्रता होगा उसके मध्य से होकर गुजरेगा, जो मान लेते हैं हम बिंदु B। तो उस आधार पे अगर हम देखें तो ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा हो जाएगा, जबकि ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा हो जाएगा, ये संगत कोण के नियम से और ये एकांतर अंतः कोण के नियम से। तो इस आधार पर देखें तो B1 और B2 के बीच जो कोण बन रहा है वो 2 थीटा है। यदि हमको परिणामी तीव्रता का एनालिसिस करना है, यदि परिणामी तीव्रता कैपिटल B हो, तो परिणामी तीव्रता अगर कैपिटल B हो तो हमको पता है कि जैसे दो सदिश होते हैं, फॉर एग्जांपल ये पहला सदिश और दूसरा सदिश A वेक्टर और B वेक्टर, तो इन दोनों का जो परिणामी होता है वो उनके मध्य से होकर गुजरता है और उस स्थिति में उनके बीच का जो R का जो सूत्र हो जाता है सदिशों के नियम से, R इज इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos थीटा। जो cos थीटा है वो उन दोनों के मध्य का कोण है और A और B जो है उसका परिमाण है। तो उस आधार पे R का जो परिणामी तीव्रता जो निकलती है, परिणामी जो मान निकलता है वो हो जाएगा √a² + b² + 2ab cos थीटा। हमारे पास A की जगह B1 है
और b की जगह b2 है और परिणामी में हमारे पास है b। तो उस स्थिति में b इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हम पुटअप करेंगे, रूट ओवर b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ b1 b2 cos। अब थीटा की बात करें तो यहाँ जो कोण है वो थीटा ही है, किंतु यहाँ पर अगर हम बात करें b1 और b2 के बीच का जो कोण है तो वो बन रहा है थीटा प्लस थीटा मीन्स 2 थीटा। तो यहाँ से हम लिखेंगे cos 2 थीटा। तो इस आधार पे हम इसका एनालिसिस करते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब अगर देखें तो ये समीकरण एक मान सकते हैं, तो समीकरण एक से b1 और b2 बराबर है, तो उस स्थिति में रूट ओवर b1 और b2 की जगह भी हम b1 लिख रहे हैं, तो प्लस b1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ b1 इंटू b1 cos 2 थीटा। तो यहाँ से बात करें रूट ओवर ट्वाइस टाइम ऑफ b1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस b1 का स्क्वायर cos 2 थीटा। या कॉमन निकाला जा सकता है रूट ओवर 2 टाइम्स ऑफ b1 का स्क्वायर, ये कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का हमारे पास दो सूत्र होता है, cos 2 थीटा वास्तव में 3 सूत्र होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा एक और सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पर हम ये सोचेंगे कि हमारे लिए कौन सा वैल्यूएबल होगा। तो इस स्थिति की बात करें अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला हमारे लिए वैल्यूएबल साबित हो रहा है। क्यों? क्योंकि +1 और ये -1 ये 0 हो सकता है। तो उस स्थिति में हम डायरेक्टली पुटअप करेंगे 2 टाइम्स ऑफ b1 का स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा के लिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बाकी सूत्रों की आवश्यकता नहीं है, हमें जो आवश्यक सूत्र यहाँ पर जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग सूत्र फॉलो कर रहा था उसको हमने पुटअप किया है। b इज इक्वल टू रूट ओवर ट्वाइस b1 का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा। या ये लिखा जा सकता है b इज इक्वल टू 2 और 2 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 b1 का स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो b1 और cos स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो b1 cos थीटा। इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो परिणामी तीव्रता का सूत्र है वो b इज इक्वल टू b1 cos थीटा। b1 हमारे पास मौजूद है, किंतु cos थीटा का मान निकालने के लिए हम किसी भी एक चाहे इस त्रिभुज में रखें NOP में चाहे SOP में, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि त्रिभुज NOP में पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो कर्ण का वर्ग मतलब NP का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग PO का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग NO का स्क्वायर। इसके आधार पे NP स्क्वायर विच इज इक्वल टू PO मीन्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी हम मान लेते हैं फिलहाल स्मॉल r है। जो O से P तक की दूरी यदि हम r मान रहे हैं तो r का स्क्वायर प्लस NO की जगह दूरी जो है NO, क्योंकि इसकी टोटल दूरी 2l है तो उसकी हाफ दूरी l हो जाएगी तो l का स्क्वायर। तो इस आधार पे हम समीकरण cos थीटा का भी मान निकाल लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा जो होगा वो आधार बटे कर्ण, आधार मतलब NO बटे कर्ण जो हो जाएगा वो NP। तो आधार का मान हमारे पास है, NO का जो मान है वो L है और NP का मान हमने अभी निकाला NP स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसके आधार पे NP का जो मान होगा वो रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मान रखेंगे रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अब ये जो वैल्यू है वो समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में मान रखने पर चलिए बात करते हैं समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में है 2 b1 की जगह हम यहाँ देख रहे हैं μ0/4 पाई m अपन np का, तो उसको पुट अप कर देते हैं μ0/4 पाई m अपन np का स्क्वायर और साथ में है cos थीटा। तो cos थीटा का लिए हमने निकाला है L अपन रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं इसी को, 2 टाइम्स ऑफ μ0/4 पाई m अपन np स्क्वायर। अगर हमारे पास देखें तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L अपन रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये जो वैल्यूज हैं उसको सॉल्व करके देखते हैं। b इज इक्वल टू μ0/4 पाई को पहले लिख रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ m इंटू L 2ml। अब नीचे का जो सॉल्व करें इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसके घातांक में कुछ नहीं है मतलब 1 और इसमें
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 1/2 रूट है, इसका सीधा मीनिंग है 1/2। तो जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, आधार समान हो तो घातांक हमारे जुड़ जाते हैं, ये बहुत अच्छे से पता है हमको। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1 + 1/2। तो 1 + 1/2 मीन्स इसका सीधा मीनिंग है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2। तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2 ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसको हटा देते हैं। चूंकि हमको पता है कि 2 ml बराबर हमने माना है कैपिटल M चुंबकीय आघूर्ण है, तो चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर हम यहाँ पर निकाल सकते हैं D = μ0/4π कैपिटल M अपन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू 3/2। तो ये हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अभिष्ट व्यंजक।